हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्केल पर। पिछले वीडियो में हमने विद्युत फ्लक्स से संबंधित परिभाषा का अध्ययन किया था कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, उसका मात्रक क्या है, राशि का प्रकार क्या है, उसकी विमा क्या है, और उससे संबंधित जो स्थितियाँ थी उनके बारे में अध्ययन किया था हमने कि विद्युत फ्लक्स का मान कब पॉजिटिव होगा, विद्युत फ्लक्स का मान कब नेगेटिव होगा, विद्युत फ्लक्स निर्गत कब होगा, विद्युत फ्लक्स प्रवेश कब करेगा, क्षेत्रफल सदिश कब विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा, क्षेत्रफल सदिश कब विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा, क्षेत्रफल सदिश कब विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर होगा। इन सब बातों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वो बातें एकदम अच्छे से समझ आ चुकी होगी। आज हम उस विद्युत फ्लक्स से संबंधित ही जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, एक समान विद्युत क्षेत्र जिसकी वैल्यू 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट प्रति मीटर है। देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ कंफर्म कर देता हूँ। विद्युत क्षेत्र के जो मात्रक हैं हमने पढ़ा है न्यूटन प्रति कूलाम, और जो विद्युत फ्लक्स का मात्रक है वो हमने पढ़ा है न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ये दो मात्रक हमने पढ़ लिए हैं। विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक और होता है वोल्ट प्रति मीटर, और इसी प्रकार से विद्युत फ्लक्स का भी एक मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर। अब ये जो दोनों मात्रक हैं, विद्युत क्षेत्र का ये सेकंड मात्रक और विद्युत फ्लक्स का ये सेकंड मात्रक, ये दोनों मात्रक हम थर्ड लेसन जब विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का लेसन अध्ययन करेंगे उस समय हमको ये ज्ञात होगा कि इन दोनों राशियों के ये दूसरे मात्रक किस प्रकार से प्राप्त हुए। तो एक बार मैं आपको बात बता देता हूँ कि वोल्ट प्रति मीटर जो है विद्युत क्षेत्र का दूसरा मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम के अलावा, और इसी प्रकार विद्युत फ्लक्स का दूसरा मात्रक वोल्ट इंटू मीटर है न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर के अलावा। लेकिन ये मात्रक किस प्रकार से प्राप्त हुए हम ये चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेसन में। तो आपके पास एक विद्युत क्षेत्र है 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट प्रति मीटर, और साथ ही आपके पास एक क्षेत्रफल सदिश दिया हुआ है, क्षेत्रफल सदिश, और उसकी वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ जे कैप मीटर स्क्वायर। तो इस एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित इस क्षेत्रफल सदिश से पारित का मतलब है आर पार, पारित विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ई वेक्टर की वैल्यू है 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप डॉट क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ जे कैप। डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो हमने ये पढ़ा हुआ है आई डॉट आई कैप, जे डॉट जे कैप और के डॉट के कैप, इन सब की वैल्यू तो एक एक होती है। इसके अलावा आई डॉट जे कैप, जे डॉट आई कैप, जे डॉट के कैप, के डॉट आई कैप, आई डॉट के कैप, के डॉट आई कैप, मतलब डिफरेंट एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है। ये हमने 11th क्लास में स्टडी किया हुआ है। तो जब हम 200 आई कैप का 5 इंटू 10⁻³ जे कैप से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप डॉट जे कैप जब करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो 200 आई कैप का इससे मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आएगा। तो डायरेक्ट हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो 300 इंटू 5 इंटू 10⁻³ जे डॉट जे, और जे डॉट जे की वैल्यू होती है 1, और ये हमारा आंसर बनेगा 1500 इंटू 10⁻³ तो कुल मिला के फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.5 वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास पहला न्यूमेरिकल था। एक समान विद्युत क्षेत्र 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप में एक क्षेत्रफल सदिश 5 इंटू 10⁻³ जे कैप मीटर स्क्वायर स्थित है। तो उस क्षेत्रफल सदिश से पारित आर पार निकलने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। वो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है आपके पास वो क्या है, देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र है E और उस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक बेलनाकार शीट विद्यमान है, बेलनाकार शीट स्थित है
और वो बेलनाकार शीट इस प्रकार से स्थित है कि इस बेलनाकार शीट की जो अक्ष है वो अक्ष विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के अनुदिश हो। विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के क्या हो, अनुदिश। अनुदिश का मतलब बेलनाकार शीट की जो अक्ष है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। तो वो कह रहा है कि इस बेलनाकार शीट से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, इसे सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन की वर्डिंग मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। एक समान विद्युत क्षेत्र E में एक बेलनाकार शीट स्थित है। यदि इस बेलनाकार शीट की अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है तो इस बेलनाकार शीट से निकलने वाला या पारित विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, ये सिद्ध कीजिए। तो इसे हम डायग्राम के रूप में ड्रॉ करके फिर इसका अध्ययन करते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक समान विद्युत क्षेत्र है E वेक्टर, और ये आपके पास एक बेलनाकार शीट है। ये आपके पास क्या है, एक बेलनाकार शीट। अब इस बेलनाकार शीट, जैसे कि ये मार्कर आपके सामने बेलनाकार आकृति का है, तो इसके तीन पृष्ठ हैं। एक पृष्ठ ये जो आपके सामने है, एक पृष्ठ ये ब्लैक रंग का, दो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हैं इसके, और एक इसका ये वक्र पृष्ठ जो इसके चारों ओर है ये। तो इसके कुल तीन पार्ट हैं। जैसे ये S1 पृष्ठ मान लें हम, इसे हम S2 पृष्ठ मान लें, और ये तीसरा इसका S3, इसे हम वक्र पृष्ठ कह सकते हैं। तो कुल मिला के इसके पास तीन पृष्ठ हैं। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा तो निश्चित है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश की दिशा निश्चित नहीं है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्षेत्रफल के तो लंबवत होती है, लेकिन तीनों क्षेत्रफलों के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा अलग अलग होगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ इसकी दिशा आपके सामने की ओर होगी, यहाँ इसकी दिशा इस साइड में होगी, और इसकी दिशा ऊपर की ओर। कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल सदिश की दिशा निकालने के लिए ये बात ध्यान रखनी होती है कि जब क्षेत्रफल सदिश की दिशा निकालनी हो तो आप उस साइड में खड़े हो जाएं, और आपके फेस की ओर, आपकी आंखों की ओर जो दिशा होगी वो होगी क्षेत्रफल सदिश की दिशा। फॉर एग्जांपल, ये S1 पृष्ठ है, ये S2 पृष्ठ है, और ये S3 पृष्ठ है। तो S1 जो पृष्ठ है उसके लिए, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये S1 पृष्ठ है, तो इसको मैं देखूंगा तो इसकी दिशा मेरी आंखों की ओर यूँ होगी, मेरी आंखों की ओर, मेरी फेस की ओर। इसका मतलब यहाँ ये क्षेत्रफल सदिश S1 की दिशा है, तो यहाँ E वेक्टर और S1 वेक्टर दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो θ1 कितना हुआ, 0 डिग्री। अब देखिए ये S2 पृष्ठ है, इसको मैं यहाँ देखूंगा तो इसकी दिशा मेरी ओर यूँ होगी। इसका मतलब S2 पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में होगा। अब क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में है और विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, इसका मतलब θ2 कितना हुआ, 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट। विद्युत क्षेत्र इस दिशा में और क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में। अब बात आती है S3 वक्र पृष्ठ की। यदि आप ऊपर खड़े होते हैं तो आप इसे ऊपर से देखेंगे यूँ, तो इसका क्षेत्रफल सदिश यूँ होगा, और यदि आप इसे नीचे से देखते हैं तो इसका क्षेत्रफल सदिश नीचे की ओर होगा। किसी भी परिस्थिति में चाहे क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर हो चाहे नीचे की ओर हो, ये विद्युत क्षेत्र के हमेशा लंबवत ही रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मान लेता हूँ S3 पृष्ठ, और मैं ऊपर की ओर देखता हूँ तो S3 पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर होगा, और ये विद्युत क्षेत्र के क्या रहेगा, लंबवत। तो यहाँ θ3 का मान कितना आएगा, 90 डिग्री। कुल मिलाकर आपके पास तीन पृष्ठों के तीन क्षेत्रफल सदिश प्राप्त हो चुके हैं। अब यदि हमें फ्लक्स प्राप्त करना हो टोटल, तो कुल फ्लक्स क्या होगा? मान लेते हैं कुल फ्लक्स φE है। पहले पृष्ठ का फ्लक्स φ1, दूसरे पृष्ठ का फ्लक्स φ2, और तीसरे पृष्ठ का फ्लक्स φ3 है। फ्लक्स की वैल्यू होती है E वेक्टर डॉट S वेक्टर। तो पहले पृष्ठ के लिए S1 वेक्टर, दूसरे पृष्ठ के लिए S2 वेक्टर, और तीसरे पृष्ठ के लिए S3 वेक्टर। डॉट खोलेंगे तो आएगा ES1 cos θ1, ES2 cos θ2, और ES3 cos θ3। ES1 θ1 की वैल्यू है 0 डिग्री, ES2 θ2 की वैल्यू है 180 डिग्री, और ES3 θ3 की वैल्यू है 90, तो cos 90।
ES1 कोस 0 की वैल्यू 1, ES2 कोस 180 की वैल्यू -1, ES3 कोस 90 की वैल्यू 0। तो आंसर आएगा फ्लक्स फाई ई बराबर ES1 1 इंटू ES1 ES1 -1 इंटू ES2 -ES2 प्लस 0। तो फ्लक्स फाई ई बराबर आया ES1 ES2। अब ध्यान से देखिए S1 और S2 ये बेलनाकार पात्र है आपका, तो ये S1 है और ये S2 है। इन दोनों के वक्र ये जो वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ये दोनों एक समान होंगे। तो S1 और S2 दोनों क्या होंगे? एक समान, क्योंकि ये बेलनाकार पृष्ठ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान होते हैं। तो आप लिखोगे क्योंकि S1 बराबर S2 है, जब S1 बराबर S2 है तो फिर देखिए यहाँ से क्या होगा, तो फाई ई बराबर ES1 ES1, क्योंकि मैं यहाँ पे S2 की जगह S1 रख सकता हूँ यहाँ से, ये इससे क्या हो गया कैंसिल। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो देखिए हमने क्या देखा था कि एक बेलनाकार शीट विद्युत क्षेत्र में स्थित इस प्रकार से है कि उसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के क्या है? अनुदिश। तो देखिए इसकी अक्ष, ये बेलनाकार शीट की अक्ष है, ये बेलन है तो इसकी अक्ष इसके अंदर से गुजरेगी, ये अक्ष इसके विद्युत क्षेत्र के क्या है? अनुदिश। तो हमें ये सिद्ध करना था कि इस बेलनाकार शीट से पारित विद्युत फ्लक्स कितना होगा? 0। तो देखिए कितना आ रहा है? 0। कैसे 0 हुआ? 3 पृष्ठ थे S1 S2 और वक्र पृष्ठ S3, तीनों के लिए क्षेत्रफल सदिश निकाला। क्षेत्रफल सदिश की दिशा जब निकालनी होती है तो आप उसी साइड खड़े हो जाए, आपके फेस की ओर क्या होगी? क्षेत्रफल सदिश। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसका क्षेत्रफल सदिश इधर, यहाँ खड़ा हूँ तो इसका क्षेत्रफल सदिश उस साइड में, यहाँ खड़ा हूँ तो क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर, क्योंकि मैं इसको ऐसे देखूंगा तो ऊपर की ओर होगा मेरे फेस की ओर। फिर थीटा की वैल्यू पुट करके हमने इसका आंसर निकाल दिया। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं फिर हम। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, स्मॉल r है 5 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो 5 × 10⁻² मीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार शीट, शीट कैसी है? वृत्ताकार शीट, एक विद्युत क्षेत्र में स्थित है और उस विद्युत क्षेत्र का परिमाण है 5 × 10⁻5 वोल्ट प्रति मीटर। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार शीट 5 × 10⁻5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, जबकि इस वृत्ताकार शीट के तल द्वारा, किस द्वारा? तल द्वारा विद्युत क्षेत्र E वेक्टर से 30 डिग्री का कोण बनाया जाता है। 30 डिग्री का कोण बनाया जाता है। तो शीट से निर्गत या शीट से पारित विद्युत फ्लक्स फाई ई का मान ज्ञात कीजिए। तो फाई ई का मान ज्ञात करना है हमें, और फाई ई का मान क्या होता है? ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा? ई एस कोस थीटा। ई की वैल्यू हमारे पास है 5 × 10⁵ एस होता है क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का या वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। अब बात आती है थीटा की। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और इसमें यही चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है जो क्वेश्चन में गिवन है। मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। एक वृत्ताकार शीट जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, वो एक समान विद्युत क्षेत्र 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर में स्थित है। वृत्ताकार शीट का तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। यदि प्रश्न में देखिए यहाँ पे ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है, और जो एस वेक्टर होता है ये होता है क्षेत्रफल सदिश। इसका तात्पर्य है कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा जब डॉट हटाते हैं ऐसे तो कोण आता है, तो जो कोण बनता है विद्युत क्षेत्र के साथ वो कोण कौन बनाता है? क्षेत्रफल सदिश। यदि प्रश्न में ये दिया होता कि विद्युत क्षेत्र के साथ क्षेत्रफल सदिश के द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री होता। लेकिन यहाँ क्षेत्रफल सदिश नहीं कहा गया, तल कहा गया है। तल का मतलब है क्षेत्रफल। तल का मतलब क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल सदिश नहीं दिया हुआ। अब हम ये जानते हैं कि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल सदिश लंबवत होगा। यदि तल लंबवत है तो क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है। तल समांतर है तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? लंबवत। कहने का मतलब
क्षेत्रफल सदिश का विद्युत क्षेत्र से हमेशा जो डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है, और क्षेत्रफल का भी विद्युत क्षेत्र से जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब कभी भी जब एंगल तल का दिया होता है तो क्षेत्रफल सदिश का एंगल निकालने के लिए आप उसे 90 में से माइनस कर दीजिए जो एंगल प्रश्न में गिवन है। फॉर एग्जांपल यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है तो थीटा का मान क्या होगा, 90 माइनस 30 60 डिग्री। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यदि प्रश्न में दिया गया कोण का मान, एंगल का मान तल का है तो क्षेत्रफल सदिश का एंगल निकालने के लिए आप उसे 90 में से माइनस कर दीजिए। 90 में से माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल से क्षेत्रफल सदिश 90 डिग्री का कोण बनाता है। तल का मान विद्युत क्षेत्र से है 30 डिग्री का, तो क्षेत्रफल सदिश का मान 90 माइनस 30 60 डिग्री होगा। और यदि क्षेत्रफल सदिश दिया गया तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उतना ही वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मान आएगा कोस 60। कोस 60 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 5 × 10⁵, पाई का मान 3.14, आर का मान जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴ इंटू में 1/2। इस वैल्यू को लगभग हल करेंगे तो ये वैल्यू 1.96 या 36 जो भी है, 1.96 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, लगभग इतनी वैल्यू प्राप्त होगी। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, अप्रोक्सीमेट आंसर मैंने बताया, आप कैलकुलेट कर लेना इसे। मैंने आपको क्वेश्चन को करने का मेथड बता दिया है, आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मेन चीज़ थी इसमें थीटा के बारे में दोबारा से डिफाइन कर रहा हूँ। यदि एंगल क्षेत्रफल सदिश का दिया गया है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही थीटा का मान है। लेकिन यदि एंगल तल का या क्षेत्रफल का दिया गया है तो क्षेत्रफल सदिश का एंगल निकालने के लिए 90 में से घटाएंगे। 90 में से क्यों घटाएंगे, क्योंकि तल और क्षेत्रफल सदिश लंबवत होते हैं और क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में वेरी करता है। तो जो भी एंगल दिया होगा तल का उसे 90 में से माइनस करेंगे तो क्षेत्रफल सदिश का एंगल आ जाएगा। यहाँ 30 डिग्री का दिया गया था तो 90 में से 30 घटाए तो 60 डिग्री आ गया। तो कुल मिला के आपको सभी प्रकार के फ्लक्स से संबंधित क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। अब हमारा जो टॉपिक है आज का वो है सतत आवेश वितरण। वितरण शब्द को ध्यान रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा, सतत आवेश वितरण डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा, ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सतत आवेश, जबकि हमने तो लेसन फर्स्ट में पढ़ा था आवेश विभक्त रूप में पाया जाता है और यहाँ बात की जा रही सतत की। तो दो बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने दो वस्तुएं हैं, इस ब्लैक रंग के मार्कर से रेड कलर के मार्कर पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं रब करने के बाद। यदि ऐसा हो रहा है, फॉर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्लैक रेड, और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है ब्लैक से रेड की ओर। तो जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफ़र होता है, जो स्थानांतरण होता है, यह स्थानांतरण सदैव विभक्त रूप में होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, Q = Ne की फॉर्म में ही होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है। कोई भी वस्तु जब इलेक्ट्रॉन त्यागती है या ग्रहण करती है तो वो सदैव हमेशा पूर्णांक के रूप में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किसी सूक्ष्म जगह पर, किसी अति सूक्ष्म, फॉर एग्जांपल इस छोटी सी जगह पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाए, बहुत सारा आवेश आ जाए इसके पास, तो बहुत सारा चार्ज आने के बाद इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो अंतराल है वो लगभग 0 हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। और हमें दूर से देखने से लगेगा कि इलेक्ट्रॉन, जो ये आवेश है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो एक दूसरे के साथ चिपक कर बिल्कुल सटे हुए हैं आपस में। और जब कोई चीज़ बिल्कुल चिपक जाती है, सटा हुआ होती है, तो हमें लगता है कि वो चीज़ बिल्कुल कंटिन्यू है, सतत है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु विभक्त रूप में ही होता है, Q = Ne की फॉर्म में होता है, एक पूर्णांक के रूप में होता है, न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज की फॉर्म में होता है। परंतु जब आवेश का मान अति सूक्ष्म अंतराल में बहुत ज़्यादा हो जाता है, आवेश
का मान अति सूक्ष्म अंतराल में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उनके बीच का अंतराल लगभग 0 होने के कारण हमें वो इस तरह से प्रतीत होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं, चिपके हुए हैं। तो हम उस स्थिति में आवेश का वितरण सतत मान सकते हैं, लेकिन आवेश का वितरण भी सतत हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक वस्तु पर जो चार्ज है वो समान प्रकृति का है और समान प्रकृति का आवेश में प्रतिकर्षण लगता है तो उनके बीच का गैप तो होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो प्रतिकर्षित करेंगे तो दूर करेंगे। लेकिन नॉर्मली सामान्यतः जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर होता है तो एक बहुत छोटे सूक्ष्म अंतराल में बहुत ज़्यादा आवेश ट्रांसफर हो जाता है। उस स्थिति में उनके बीच का गैप इतना कम हो जाता है कि हम ये समझ सकते हैं कि वो बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए हैं, सटे हुए हैं, और उस स्थिति में आवेश वितरण को सतत माना जा सकता है। माना जा सकता है, आवेश वितरण सतत होता नहीं है, क्योंकि सभी एक समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगेगा, उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप होगा। तो अब ये बात समझ आ गई होगी आपको कि एक वितरण और एक स्थानांतरण दो अलग अलग कंडीशन है। स्थानांतरण विभक्त रूप में होता है आवेश का, Q बराबर NA की फॉर्म में होता है, एक न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज की फॉर्म में होता है, पूर्णांक के रूप में होता है। वितरण भी सामान्यतः विभक्ति होता है, लेकिन जब एक छोटे से स्थान पर बहुत सारा चार्ज इकट्ठा हो जाता है तो उनके बीच का जो अंतराल है बहुत सूक्ष्म होने के कारण, बहुत कम गैप होने के कारण हम उनका वितरण भी सतत मान सकते हैं। तो कुल मिला के अब यदि हमें ये लिखना पड़े सतत आवेश वितरण क्या है, तो हम लिखेंगे जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो वह विभक्त रूप में होता है, परंतु स्थानांतरण के दौरान एक अति सूक्ष्म स्थान पर जब बहुत ज़्यादा आवेश आ जाता है तो उनके बीच का अंतराल सूक्ष्म होने के कारण उनका वितरण सतत माना जा सकता है। ये है सतत आवेश वितरण। अब ये सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है हम उसकी बात करते हैं। तो जो सतत आवेश वितरण है, ये सतत आवेश वितरण होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला तो है रैखिक आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण, तीसरा आयतन आवेश वितरण। इसी को हम कहते हैं रैखिक आवेश घनत्व, इसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, और इसे कहते हैं आयतन आवेश घनत्व। तो आवेश वितरण जो होता है, सतत आवेश वितरण, वो 3 प्रकार का होता है। रैखिक आवेश वितरण या रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व। ये 3 प्रकार का होता है। अब हम ये बात करना चाहते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है, इनके मात्रा क्या है, राशि का प्रकार क्या है। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन हमारी है वो है रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण। एक बात और, रैखिक आवेश वितरण जो है किसी रेखा पर, छड़ पर, लाइन पर जब आवेश आता है तो उसे हम रैखिक आवेश वितरण कहते हैं, और ये 1 डायमेंशनल है। पृष्ठीय आवेश वितरण जो होगा किसी सतह पर होगा, जैसे इस व्हाइट बोर्ड की सतह पर, किसी त्रिभुज की सतह पर, किसी कागज़ पर, ऐसी किसी चालक की सतह पर। तो ये हमेशा सतह पर, जब आवेश किसी चालक की सतह पर आएगा, किसी बॉडी की सतह पर आएगा, तो उसे हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश घनत्व। और ये हमेशा होता है 2 डायमेंशनल। कैसा होता है? 2 डायमेंशनल। और जो आयतन आवेश वितरण होता है ये किसी वस्तु के आयतन में जब आवेश का स्थानांतरण होता है, फॉर एग्जांपल घन, घनाभ, गोला, जब उसके आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो उसे वो कहते हैं आयतन आवेश वितरण। और ये होता है 3 डायमेंशनल।
तो जो रैखिक आवेश वितरण होता है वो एक विमीय होता है, जो पृष्ठीय आवेश वितरण होता है वो द्विविमीय है, दो दिशाएं होती है यानी एक सतह बन जाती है। तो रैखिक आवेश वितरण एक विमीय होता है, पृष्ठीय आवेश वितरण द्विविमीय होता है 2 डायमेंशनल, और आयतन आवेश वितरण 3 डायमेंशनल होता है, त्रिविमीय होता है। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ रैखिक आवेश वितरण की। जब आवेश का वितरण किसी रेखा वक्र भी हो सकती है और सीधी भी हो सकती है। जब आवेश का वितरण किसी रेखा वक्र या सीधी पर हो तो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा रैखिक आवेश वितरण कहलाता है। जब आवेश का वितरण किसी रेखा पर हो तो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा रैखिक आवेश वितरण कहलाता है। फॉर एग्जांपल, ये एक वक्रनुमा रेखा ले ली मैंने और इस पर आवेश का मान है और वो आवेश की वैल्यू है +q। तो देखिए आवेश के बीच का जो गैप है वो सूक्ष्म माना है, बहुत कम गैप माना है, तो हम इसका वितरण सतत मान सकते हैं। हम ऐसा भी ले सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है जिसकी लंबाई l है और इस l लंबाई पर जो आवेश है वो आवेश कितना है +q। तो रेखा वक्र हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी या सीधी हो सकती है। तो देखिए क्योंकि l लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी है q, l लंबाई पर कितना आवेश है q है, इसलिए एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या होगा q/l होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा रैखिक आवेश वितरण कहलाता है। q/ में जो l है इसे हम लैम्डा से शो करते हैं, जो रैखिक आवेश वितरण है इसे हम लैम्डा से शो करते हैं। तो लैम्डा बराबर क्या आया q/l। अब यहाँ से मात्रक, विमा और राशि का प्रकार, हमें इन बातों का अध्ययन करना है। तो मात्रक क्या होगा, देखो आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर। राशि का प्रकार कैसा है, अदिश है। क्यों? क्योंकि ये इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा है। मात्रा है, क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी अदिश होती है। दूसरा, आवेश अदिश, लंबाई अदिश, तो अदिश बटा अदिश, अदिश आएगा। विमा, विमा लिखे तो यहाँ इसमें मास नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, तो m0। लेंथ है अपॉन में, तो L1 आएगा अपॉन में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1 तो L1। और आवेश की विमा क्या होती है A1T1, तो विमा आएगी m0 L-1 A1T1। तो ये आपके पास रैखिक आवेश वितरण की कंप्लीट जानकारी मिल गई कि जब आवेश का वितरण किसी रेखा पर, किसी छड़ पर, किसी लंबाई पर होगा, अर्थात आवेश का वितरण 1 डायमेंशनल होगा, तब वो रैखिक आवेश वितरण कहलाएगा। और डेफिनेशन क्या है, यदि आवेश का वितरण किसी रेखा पर हो तो इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा रैखिक आवेश वितरण कहलाती है। ये इसका फॉर्मूला लैम्डा बराबर q/l, ये इसका मात्रक, ये इसकी विमा और ये राशि का प्रकार कंप्लीट है। अब हम दूसरी बात करते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण की। तो देखिए पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होगा। देखिए नंबर 2, पृष्ठीय आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर हो, जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर हो तो एकांक क्षेत्रफल पर, जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ की जगह हम सतह भी ले सकते हैं, जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ ऑब्लिक सतह पर हो तो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा कोमा पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। मान लीजिए मैंने एक पृष्ठ ले लिया,
इस पृष्ठ पर जो आवेश है वो प्लस क्यू है और इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल एस है। आप क्षेत्रफल को ए भी ले सकते हैं, एरिया, और एस भी ले सकते हैं, सरफेस। फॉर एग्जांपल ये वाइट बोर्ड है तो ये पृष्ठ है, तो पृष्ठ है, इसको आवेश दिया गया है प्लस क्यू। इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, वो इसकी प्रकृति पे डिपेंड है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल ए क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्यू, तो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्यू अपॉन ए या क्यू अपॉन एस, तो क्यू अपॉन एस या क्यू अपॉन ए जो भी है, और इसे डिनोट करते हैं सिग्मा से। पृष्ठीय आवेश वितरण को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा, सिग्मा कहते हैं इसे। तो सिग्मा बराबर आ गया क्यू अपॉन एस या क्यू अपॉन ए। मात्रक क्या होगा, कूलाम आवेश का मात्रक और क्षेत्रफल का मात्रक प्रति मीटर स्क्वायर। राशि का प्रकार अदिश ही होगा क्योंकि मात्रा है। दूसरा, आवेश अदिश क्षेत्रफल अदिश, तो अदिश बटा अदिश अदिश। विमा, मास नहीं है तो m0। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो अपॉन में आएगा L2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2, और आवेश की विमा A1 T1। तो इस प्रकार से ये पृष्ठीय आवेश वितरण हो गया। तो जब किसी आवेश का वितरण किसी चालक की सतह पर किसी 2 डायमेंशनल पर होगा तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण या सतह आवेश वितरण कहते हैं, और इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, विमा m0 L-2 A1 T1 होगा, राशि का प्रकार अदिश होगा, और परिभाषा है एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण। तीसरा टॉपिक है हमारा आयतन आवेश वितरण। देखिए, तीसरा है आयतन आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण किसी आयतन पर हो तो एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश वितरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक घन है और इस घन के संपूर्ण आयतन में जो आवेश का मान है वो प्लस क्यू है और इसका जो आयतन है वो कैपिटल वी है। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि वी आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्यू है तो एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा क्या होगी, क्यू बटे वी, और इसे हम लिखेंगे रो से। आयतन आवेश वितरण को हम रो से दिखाते हैं। तो कैपिटल वी आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्यू, तो एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्यू बटे वी, तो रो बराबर क्यू अपॉन वी आ गया। मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। राशि का प्रकार अदिश ही होगा क्योंकि आवेश अदिश है, आयतन अदिश है, तो अदिश बटे अदिश अदिश। मात्रक विमा, मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब हो गया। विमा m0, मास नहीं है। आयतन की विमा L3 होगी, ऊपर जाके -3 हो जाएगा क्योंकि इसका मात्रक मीटर क्यूब होता है, और आवेश की विमा A1 T1। तो आयतन आवेश वितरण क्या होगा, जब आवेश का वितरण किसी बॉडी के संपूर्ण हिस्से में, जो 3 डायमेंशनल बॉडी है, जब उस पर आवेश दिया जाएगा तो उसके संपूर्ण आयतन में वितरित होगा। तो जब आवेश का वितरण 3 डायमेंशनल फॉर्म में होता है, त्रिविमीय रूप में होगा, तो उस वस्तु के एकांक आयतन पर जो आवेश का मान होगा वो कहलाएगा आयतन आवेश वितरण। मात्रा कूलाम प्रति मीटर क्यूब, विमा m0 L-3 A1 T1, राशि का प्रकार अदिश। इस प्रकार से आज हमने सतत आवेश वितरण, उसके प्रकार और फ्लक्स से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल का अध्ययन किया है। अगला जो वीडियो होगा हमारा सतत आवेश वितरण के इन्हीं प्रकार के आगे के जो फॉर्मूले हैं विद्युत क्षेत्र से संबंधित, उसकी चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो कंटेंट है, आज का जो वीडियो में लेक्चर दिया गया है, अच्छे से समझ आया होगा, विषय वस्तु को अच्छे से पता लगा होगी, आपको क्या बताया गया है समझ आ रहा होगा। तो शुभ रात्रि सभी को। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंटेंट समझ आ रहा होगा और आप हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। अपने आस पड़ोस में जो आपके फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी जो आपके टच में हैं, आप जानते हैं कि वो आपके क्लास के सेम ग्रुप में ही, सेम वर्ग में सम्मिलित हैं, उसे आगे फॉरवर्ड करें। साथ ही साथ आप इसे अपनी फेयर नोटबुक में भी नोट करते रहें, जिससे कि आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएं। क्योंकि जब आप अपनी हैंड राइटिंग में शॉर्ट नोट्स भी बनाएं और लॉन्ग नोट्स तो आप बना ही रहे हैं,
उससे क्या होगा कि आपको आने वाले फ्यूचर में इसको हेल्प मिलेगी, साथ ही साथ आपका रिवाइजेशन भी साथ साथ हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो काम करवाया जा रहा है आप इसे फिर नोटबुक में नोट कर रहे होंगे, और आपको शायद लॉकडाउन के दौरान जो ये विषय वस्तु उपलब्ध कराई जा रही है इसका बेनिफिट भी हो रहा होगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हो ही रहा होगा कि घर बैठे ही आप लोगों को सामग्री उपलब्ध हो रही है बिना किसी व्यवधान के। तो शुभ रात्रि सभी को, धन्यवाद।